सोनिया अपनी सास उमा के साथ रहती है। जब से वह शादी करके घर आई होती है, तब से वो रोजाना मूली के पराठे ही बनाया करती है। माँ जी, प्रफुल्ल, ये लो गर्मा गर्म मूली के पराठे और ये हरी चटनी। अरे यार, फिर से मूली के पराठे। ये तुमने क्या लगा रखा है सोनिया? हर रोज मूली के पराठे खा खाकर पेट में गैस का गुब्बारा बन चुका है। अरे बहू, रसोई के सामान लाने के लिए तू तो कितने पैसे लेती है, लेकिन मूली छोड़कर तू कुछ भी लाती नहीं, और फिर हमें ये मूली के सड़े हुए पराठे खिलाती है, बेवकूफ कहीं की। अरे माँ जी, मैं तो आपको मूली के ही पराठे खिलाती हूँ ना, थोड़ी ना पिज्जा बर्गर जैसे अनहेल्दी पकवान खिलाती हूँ। आपको पता भी है मूली कितनी पौष्टिक होती है। हाँ हाँ, हमें अच्छे से पता है कि मूली कितनी पौष्टिक है और कितनी घातक। दरअसल सोनिया को बाकी सब्जियां बनाने आती ही नहीं थी, जिस कारण वो पराठे ही बनाया करती है, और पराठों में भी मूली के पराठे उसे बहुत अच्छी तरह से बनाने आते हैं। एक दिन उनके घर पर प्रफुल्ल के चाचा जी और चाची जी आते हैं। तभी सोनिया उन्हें भी मूली के पराठे ही परोसती है। अरे सोनिया बहू, ये क्या, कल भी तो हमने मूली के पराठे ही खाए थे और आज फिर वही। सब्जियां मिलती नहीं क्या यहाँ बाजार में? उमा, ये हर रोज मूली के पराठे ही क्यों बनते हैं तुम्हारे घर? नहीं नहीं, वो दरअसल देवर जी, बहू को मूली के पराठे बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो यही बनाती रहती है। सोनिया बहू, शाम को कुछ और बना देना। नहीं माँ जी, शाम को भी मूली के पराठे ही बनेंगे, और चाचा जी और चाची को भी ये खाना पड़ेगा। क्या? उतने में चाची जी की गैस छूट जाती है और वो एक जोरदार पाद मारती है। घर वाले सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। अरे 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 रत्ना, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो ऐसा एटम बॉम्ब फोड़ा है कि घर में हर तरफ गंदी बदबू वाला धुआं फैला है। अब क्या करूं जी? मूली के पराठे खाऊंगी तो ऐसा ही होगा ना। तभी उनके बाद चाचा जी भी तुरंत पाद मारते हैं। लगता है आप दोनों को भी बहुत ज्यादा गैस हो गई है, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों के लिए अभी चूरन ला देता हूँ। फिर प्रफुल्ल उन दोनों के लिए चूरन लाता है और वो खाने के बाद उन दोनों को आराम मिलता है। लेकिन अगले दिन ही वो दोनों अपना सूटकेस पैक करके जाने लगते हैं। अरे चाचा जी, चाची जी, आप दोनों जा रहे हो? हाँ प्रफुल्ल बेटा, हम दोनों अब मूली के पराठे और नहीं खा सकते। मूली के पराठे खा खाकर कहीं हमारा पेट न फट जाए, हमें तो बस उसी का डर है। अरे चाचा जी, चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन रीता दीदी और उदित भाई साहब के लिए मैं कुछ मूली के पराठे बांध देती हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। अरे नहीं सोनिया बहू, भूल कर भी ऐसा मत करना, वरना हमें तो मूली के पराठे देखकर ही गैस हो जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलो। मूली के पराठों का नाम सुनकर चाची जी और चाचा जी फटाफट वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बचे हुए सारे मूली के पराठे सोनिया अकेली ही खा जाती है, और रात में सोते समय वो प्रफुल्ल के पास जाती है। प्रफुल्ल बेबी, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने मुझे किसी ही नहीं दी, चलो अब मुझे गुड नाइट किसी दे दो। ईऊ, दूर हटो सोनिया, आज तुमने ढेर सारे मूली के पराठे खाए हैं और तुम्हारे मुंह से उन्हीं की बदबू आ रही है। छी! इतना कहकर प्रफुल्ल सोनिया को धक्का मारता है और सोनिया उल्टी होकर बेड के नीचे गिर जाती है। ये क्या बात हुई प्रफुल्ल? अब मूली खाई है तो गंदी बदबू तो आएगी ही ना, थोड़ी ना परफ्यूम वाली सुगंध आएगी। जाओ, तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। हाँ हाँ मत करो, जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू सूंघने का। सोनिया को उमा और प्रफुल्ल बहुत डांटते थे,
लेकिन फिर भी उसकी मूली के पराठे बनाने की आदत जाती ही नहीं। उमा ही घर में दूसरी सब्जी बनाती है, लेकिन सोनिया तो सिर्फ मूली के पराठे ही बनाती थी। एक दिन वो अपने आंगन में मूली की खेती करती है और बहुत अच्छी मूली उगाती है। देखिए माँ जी, कितनी अच्छी मूली उगी है। अब तो मैं इन सबसे रोजाना एकदम ताजे वाले मूली के पराठे बनाया करूंगी और सबको अपने हाथों से खिलाऊंगी। तू ही खाती बैठ इन मूली के पराठों को, हम ना खाने वाले तेरे हाथ के मूली के पराठे। उसी दिन सोनिया दोपहर में घोड़े बेचकर सो जाती है। तभी उमा चुपके से सारी मूलियां तोड़कर बोरी में भरती है। इससे पहले कि ये फिर से दुनिया भर के मूली के पराठे बनाए, मैं इन सारी मूलियों को बाजार में सब्जी वाले को बेच कर आती हूँ, वही सही रहेगा। फिर उमा बाजार में जाकर सब्जी वाले को सारी मूलियां बेचती है और जब सोनिया नींद से जागती है तब वो अपने मूलियों को गायब देखती है। ये क्या हो गया माँ जी? मेरी सारी मूलियां किसने उखाड़ कर चुरा ली? हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ बहू। लगता है वो चोर भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ था, जो चुरा चुरा कर वो मूली ही चुरा कर ले गया। ऐसा मत कहो माँ जी। लेकिन उमा की सारी मूलियां बेचने के बाद भी सोनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन वो घर के खर्चे के लिए प्रफुल्ल से पैसे मांगती है। प्रफुल्ल, खर्चे के लिए मुझे पैसे दे दो और जल्दी करो, वरना मार्केट में भीड़ हो जाएगी। ठीक है सोनिया। रुक जा प्रफुल्ल बेटा, तू इस कलमुही को 1 रुपया भी नहीं देगा, समझा तू? लेकिन क्यों माँ जी? तुझे मेरा बेटा घर के खर्चे के लिए इतने पैसे देता है, लेकिन तू सारे पैसे बस मूलियों को खरीदने में ही गवा देती है। और अब तो तेरी खेती का भी सत्यानाश हो चुका है, इसीलिए अब तू ढेर सारे मूलियां खरीद कर लाएगी और महीने भर तो उन्हीं मूलियों के पराठे बनाकर हमें खिलाएगी। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सोनिया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम पैसों को सिर्फ मूली खरीदने के लिए ही बर्बाद करती हो। अब से तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मत दो मुझे पैसे, जाओ, मेरी फ्रेंड के आंगन में मूली की खेती है, मैं वहां से मूलियां लाऊंगी। फिर सोनिया अपनी सहेली की खेती में से मूलियां लाती है और कोई खाए या ना खाए, वो उन मूली के पराठों को जरूर खाती है। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी उसके पेट में बहुत गुड़गुड़ होने लगती है। ओह नो, मेरे पेट में तो बहुत गुड़गुड़ हो रही है, कहीं मेरी गैस न छूट जाए इधर। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, कट ले यहाँ से सोनिया। अरे सोनिया, किस सोच में है तू? चल इसे खा, ये पकोड़े मैंने बनाए हैं। और सोनिया, तू तो आजकल बहुत मोटी हो गई है। हाँ, वो मैं घर में ही रहती हूँ ना, और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती, इसीलिए। अरे यार, तेरे मुंह से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। छी! सोनिया अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन उसकी बात निकल ही जाती है और उसकी बात के कारण वहां बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। हाय हाय, अरे सोनिया, कितनी गंदी गैस छोड़ी है तूने, मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। छी 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 छी, ये सब तेरे मूली के पराठे ही है। ओए पदौड़ी, तुझे कम खाने में क्या होता है? कितना गंदा बात मारती है तू। सोनिया की सारी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है, जिस कारण सोनिया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनिया घर आकर बहुत रोती है और उमा को सब बताती है कि कैसे मूली के पराठों के कारण उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। माँ जी, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई आज। तो आज तक मैं तुझे किसी और भाषा में समझा रही थी क्या? मत बना, लेकिन नहीं, तुझे तो मूली के पराठे बनाए बगैर चैन ही नहीं मिलता। अरे अगर तुझे मूली के पराठों के अलावा कुछ बनाने आता नहीं तो मुझसे सीख लेना।
आज नहीं तो कल सीखी जाएगी तू। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अब से मैं मूली के पराठे नहीं बनाऊंगी और आपसे खाना बनाना सीख लूंगी। उस दिन के बाद से सोनिया मूली के पराठे बनाना बंद कर देती है और उमा से खाना बनाना सीखती है। भोपाल के एक छोटे से गांव में उर्फी अपने पति अंकित, सास शारदा और ससुर मोहनलाल के साथ रहती थी। उर्फी बहुत ही गुणी और सुंदर होती है। एक दिन जब शारदा की बहन यानी उर्फी की मौसी सास मंजू घर पर आती है, तभी ये लीजिए मौसी जी, ये आपके लिए मसालेदार समोसे और भोपाली पोहे बनाए हैं मैंने, और ये खास इमरती भी है। अरे वाह 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 उर्फी बहू, क्या समोसे है और इमरती भी बहुत टेस्टी है बेटा। आहा, मजा ही आ गया। अरे मंजू बहना, मेरी बहू सारे मसाले अपने हाथों से कूट कूट कर बनाती है और ऐसा टेस्टी खाना बनाती है कि बस खाने वाला तो खाकर दीवाना ही हो जाए। सच में उर्फी बहू, तुम तो हमसे भी स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती हो। धन्यवाद मौसी जी। आओ ना बहू, हमारे साथ 2 निवाले भी खाओ, 2 बातें करो। नहीं मौसी जी, आज मुझे मिल में जाने से पहले मंदिर में जाकर भोग प्रसाद चढ़ाना है। आज मेरा व्रत है ना, इसीलिए मैं सीधे शाम को ही खाना खाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है शारदा, तेरी तो किस्मत चमक गई। ऐसी बहू आजकल के जमाने में मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के जैसे है। उर्फी बहू, तुम बहुत अच्छी हो, काश मेरी बहू भी ऐसी होती। उर्फी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती है और फिर अपने जॉब पर चली जाती है। उसके घर वालों को यही लगता है कि उर्फी एक मिल में काम कर रही है, लेकिन वो असल में मिल में काम करती ही नहीं, बल्कि वो तो एक मैगजीन स्टूडियो में काम करने जाया करती है, जहाँ रोजाना उसे बोल्ड और छोटे कपड़े पहनकर फोटोशूट करना पड़ता है। मुझे माफ कीजिए आप सब, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उसे जानकर आप लोग मुझे वो काम कभी नहीं करने देंगे, और ये काम करना मेरी एक मजबूरी है। उर्फी जिस मैगजीन के लिए मॉडल बनकर काम करती है, वो मैगजीन गांव में नहीं मिलती थी और उसके दूर दूर तक इतने चर्चे भी नहीं होते थे, और इसी वजह से उर्फी इतनी निश्चिंत होकर काम किया करती थी। उर्फी का ये मैगजीन स्टूडियो गांव के बाहर शहर में होता है और वो रोजाना बस से वहां जाती है। एक दिन, चलो जी, आज तो शहर में जाकर एक बार डॉक्टर से मिल ही आती हूँ। बहुत दिनों से घुटने का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर शारदा बस स्टॉप पर जाती है। तभी वहां पर शहर जाने के लिए एक के पीछे एक ऐसे 2 बसेस आई होती है। शारदा देखती है कि आगे की बस में उसकी बहू उर्फी चढ़ी है। अरे, ये तो उर्फी बहू है, लेकिन उर्फी बहू जिस मिल में काम करने जाती है वो मिल तो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, और वहां तक तो ये पैदल भी जा सकती है। फिर ये शहर की बस में सवार होकर इसकी सवारी कहाँ निकली है? ओ काकी जी, चढ़ो ना बस में, देर हो रही है। अब मुहूर्त निकाल कर चढ़ोगी क्या? हाँ बेटा, चढ़ रही हूँ। शारदा पीछे की बस में चढ़ जाती है और जब दोनों बसेस शहर पहुंचते हैं, तभी शारदा बस से उतरने के बाद उर्फी को पीछे से आवाज लगाती है, लेकिन उर्फी उसकी आवाज सुनती ही नहीं। इसीलिए शारदा उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो उसे रोक लेती है। अपनी सास को सामने देखकर उर्फी बहुत घबरा जाती है। माँ जी, हे भगवान, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं इनको मेरे काम के बारे में पता तो नहीं चला? बहू, तू यहाँ शहर में क्या कर रही है? और इस गली में कौन रहता है तेरा? वो माँ जी, मैं अपनी सहेली रिचा से मिलने आई थी। उसका जन्मदिन है ना आज, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है क्या? जी माँ जी,
लेकिन आप यहाँ पर कैसे? अरे बहू, मैं तो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू अपनी सहेली के पास ही जा। बेचारी का जन्मदिन है ना, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा हल्का सा दर्द है। लेकिन माँ जी। अरे बहू, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, ध्यान से जाना। इस तरह उर्फी बाल बाल बच जाती है। लेकिन एक दिन उनके घर पर अंकित का दोस्त भूषण आता है। उर्फी, इससे मिलो, ये भूषण है। ये भी उसी शुगर फैक्ट्री में काम करता है जिसमें तुम काम करती हो। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना? नहीं तो मैं ना तो भाभी जी को जानता हूँ और ना ही मैंने इन्हें कभी फैक्ट्री में देखा है। क्या? उर्फी बहू, ये भूषण क्या कह रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा भांडा फूटने वाला है। शायद भाभी जी अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगी और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसीलिए इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ भूषण भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अकाउंट के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। अच्छा, तो ये माजरा है क्या? हुश, आज तो मैं बच गई। भगवान जी, दिन ब दिन मेरे काम के राज को राज रखना मुश्किल होते जा रहा है। कुछ कीजिए प्लीज। अगले दिन जब उर्फी अपने काम पर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि वहां के मोहल्ले वाले उसे घूर घूर के देख रहे हैं। ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। जैसे ही उर्फी स्टूडियो में जाती है, वैसे ही उसकी बॉस उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाती है जिसमें उर्फी की तस्वीर छपी होती है। देखो उर्फी, तुम्हारी तस्वीर छपी है आज के भोपाल टाइम्स में। पूरे भोपाल में तुम फेमस हो चुकी हो। लेकिन मैम, आप तो जानती है ना कि मैं ये काम छुप छुप कर करती हूँ। जब मेरे ससुराल वाले मेरी इस छोटे कपड़े वाली तस्वीर को देखेंगे तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उर्फी, तुम बस अपना काम करती हो और वो भी पूरे मेहनत से। इसमें बुराई क्या है? क्यों डरना है किसी से और क्यों छुपाना है अपने काम को? कोई भी काम छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं होता। हर काम एक पूजा के समान होता है। लेकिन मैम, मैं ये जॉब अपने मायके वालों के लिए करती हूँ। मेरा भाई शराबी है, पापा अपाहिज है और माँ कड़े बनाकर बेचती है और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। लेकिन मेरा भाई वो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ाता है। उनके लिए ही मैं ये काम करती हूँ। ये मेरे ससुराल वालों को नहीं पता, पर ना जाने जब आज पता चलेगा तब कौन सा भूचाल आएगा मेरी जिंदगी में। डर सहम कर उर्फी शाम को अपने घर चली जाती है। तब वो देखती है कि उसकी सास तो दरवाजे पर हाथ में चप्पल पकड़कर खड़ी है। सास, ससुर और पति तीनों गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आ गई बहू शुगर फैक्ट्री में काम करके? आजा, आज तो तेरी चप्पल से आरती उतारनी है, क्योंकि तूने कांड ही ऐसा किया है। अरे क्यों जाती है अपनी एक गंदी फोटो खिंचवाने? क्या कमी पड़ गई थी हमारी तरफ से? उर्फी, तुम्हारे पास सब कुछ है। हम ना तो तुम्हें पैसों का प्रेशर देते हैं और ना ही किसी और चीज का। फिर क्यों तुम ये काम करती हो? ऐसी कौन सी नौबत आ गई तुम पर? अब बोलेगी भी? क्यों करती है ये नंगा नाच? अंकित, माँ जी, वो दरअसल। उर्फी रोते हुए अपने ससुराल वालों को अपने काम करने की वजह बताती है और उस वजह को सुनकर उन तीनों को भी बहुत बुरा लगता है। क्या बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मजबूरी जाने बगैर ही तुम्हें इतना सुना दिया। तुम अगर चाहती तो हमसे मदद मांग सकती थी, लेकिन तुमने आत्मनिर्भर होकर खुद के दम पर पैसे कमाकर अपने मायके वालों को संभाला। हाँ बहू,
तू तो सच में कमाल है। तुम्हारी जैसी कोई नहीं है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तू सिर्फ संस्कारी ही नहीं है, बल्कि एक नेक दिल और गुनी भी है। उर्फी, तुम्हें हमसे मदद मांगनी है या नहीं, वो सारी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, हम आज से तुम्हें तुम्हारे काम में पूरा साथ देंगे और बाकी लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन दुनिया गई तेल लेने। हम सब तुम्हारे साथ है उर्फी। धन्यवाद अंकित, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप लोग मिले। इस तरह अंत में उर्फी के ससुराल वाले उसके काम को अपनाते हैं और उसकी मेहनत की कदर करते हैं। और इसी तरह से उर्फी अपने काम से नाम और पैसा कमाकर खूब आगे बढ़ती है।